हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटोर में स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास में हम बात करेंगे यूपीएससी पेपर 2 ग्रुप थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम ग्रुप थ्योरी में क्या क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट एंड रिलेशन के बारे में। सेट एंड रिलेशन में क्या क्या, सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे सेट का, उसके बाद जितने भी टाइप होते हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर पावर सेट के बारे में जानेंगे, उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन एंड इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। फिर हम क्या डिफाइन करेंगे, रिलेशन, किसी सेट पे रिलेशन डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जब टाइप्स के बारे में हम स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन पे। जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा उसके बाद हम सेट का पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन करने के बाद इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़ेंगे। जब इक्विवेलेंट क्लास हो जाएगा तब हम आएंगे सेकेंड टॉपिक पे, इसी के सेकेंड टॉपिक पे बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको सेल्फ कंटेंट सिस्टम या इंटरनल मैपिंग। उसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुप, इन सब के बारे में। उसके बाद हम आएंगे ग्रुप्स विद इन ग्रुप, दैट इज सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज सब ग्रुप, इसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट से सब ग्रुप को कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आइडिया मिल जाएगा मैक्सिमल सब ग्रुप जानने का। उसके बाद हम आपको मैक्सिमम सब ग्रुप के बारे में बताएंगे कि मान लिया जाए आपके पास एक सेट है, ठीक है। अब उस सेट के ऊपर या तो उस सेट से जनरेट करने वाला सब ग्रुप क्या होगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम सब ग्रुप कहेंगे। तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर बताएंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, कि अब ग्रुप जान गए, ग्रुप क्या एक सेट ही है ना, तो उस ग्रुप पे हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे। उसके बाद जब इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन कर लेते हैं किसी सेट पे, तब हम कोसेट्स डिफाइन कर पाएंगे। इससे क्या होगा, पार्टीशन होगा। जब पार्टीशन हम उस ग्रुप का कर पाएंगे तो कोसेट्स एंड कोसेंट ग्रुप के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम ग्रुप के ऑर्डर के बारे में बताएंगे, उसके एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में बताएंगे। फिर हम लैग्रांजेस थ्योरम, इंडेक्स, इन सब के बारे में बताएंगे और उसके सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद साइक्लिक ग्रुप और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद कैलियंस 4 ग्रुप के बारे में। उसके बाद सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप में आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप सारे के सारे आ जाएंगे और उसमें जो है आपका ये, उसमें जो काउंटिंग भी आ जाएगा, काउंटिंग भी सर इसमें जो मान लिया जैसे अल्टरनेटिंग ग्रुप मान लिया जाए आपके पास किसी एक सेट है, आपके पास एक सेट है जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इसके बारे में बता दिया जाएगा, और सिमेट्रिक ग्रुप में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, और उसके बाद पार्टीशन मान लिया जाए एन है, एन को कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर डिसजॉइंट क्लासेस के बारे में बताएंगे। डिसजॉइंट क्लासेस होने के बाद उसका काउंटिंग करेंगे कि ये जो डिसजॉइंट क्लास है, मान लिया जाए किसी ये हमारा परमुटेशन है, उसको हम क्या करते हैं, डिसजॉइंट क्लास में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब उस फॉर्मेट में कितने परमुटेशन होंगे इसका हम काउंटिंग करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे सम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। उसके बाद कंजुगेट क्लासेस एंड क्लास इक्वेशन पे आएंगे। उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बताएंगे। नॉर्मल सब ग्रुप को ही इनवेरिएंट सब ग्रुप भी कहा जाता है। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इन सब के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद सेल्स थ्योरम के बारे में। बस इतना ही पढ़ना होता है ग्रुप थ्योरी में। चलिए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेट।
a collection of well defined object, a collection of well defined objects या elements is called a set. By well defined we mean there is no confusion regarding as inclusion, exclusion element. What is set? A collection of well-defined objects या elements is called a set. By well-defined, we mean there is no confusion regarding as inclusion या exclusion of element. कहने का मतलब यह हुआ सेट जो है एक वैसा कलेक्शन होता है जिसमें कि जो एलिमेंट हैं वो कलेक्ट किए गए हैं वेल डिफाइंड से, ठीक है। वह जो कलेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि आप यदि किसी एलिमेंट को निकालते हो तो वह एलिमेंट को निकालने में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसमें किसी एलिमेंट को रखते हो तो आपके पास ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसमें रखें या नहीं रखें। जैसे कि आपको कहा जाए कि एक सेट बनाइए जिसमें कि इंडिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं सभी को उसमें कलेक्ट किया जाए, तो आप बताइए आपके पास एक लिमिट तो नहीं दिया गया ना कि जो रीच होने का जो लिमिटेशन है वो कितना है, अर्थात उसका जो इनकम है उसका इनकम इतना से ज़्यादा होना चाहिए वही रिचेस्ट पर्सन में आएंगे, या उसका इनकम जो है इतना से इतना तक होगा वही रिचेस्ट पर्सन में आएंगे। ये लिमिटेशन तो है नहीं। तो यहाँ पे आपको वह सेट बनाने में यहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो रहा है। क्या कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस व्यक्ति को सेट में रखें और किस व्यक्ति को नहीं रखें। तो यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, तो कहने का मतलब वह सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा। आप ठीक है कलेक्ट करते बट वह वेल डिफाइंड नहीं होगा, देयरफॉर वह सेट होगा ही नहीं क्योंकि आप कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल ए कलेक्शन ऑफ रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, क्या यह सेट होगा? नहीं होगा क्योंकि यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। हमारा जो कलेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसमें जो भी एलिमेंट को रखें या फिर उसके किसी एलिमेंट को बाहर निकालें तो हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने दे दिया, सेकेंड नंबर a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। क्या यह सेट है? यस। a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यह क्या है? सेट है क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि आपको कोई भी बोला जाए, मान लिया 5 है, 5 तो नेचुरल नंबर में है, तो आपको देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है 5 इसमें है या नहीं है, तो चेक कीजिए 5 इसमें है तो चेक करेंगे 5 जो है ए में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट 5 का स्क्वायर माइनस 1 0 होगा? नहीं होगा, देयरफॉर 5 जो है नेचुरल नंबर में नहीं होगा। तो समझ गए ना। तो यहाँ पे जो है ये कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है ना कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। जब यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है तो कहने का मतलब ये क्या है, एक सेट है, ठीक है। ये क्या है, एक सेट है। थर्ड नंबर a बराबर
x such that x belongs to real and x क्यू माइनस 1 बराबर 0। यह भी क्या है, एक सेट है। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, मान लिया 5 है, ठीक है, 5 रियल नंबर का कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पे इस 5 के लिए बताइए कोई कंफ्यूजन है कि वह जो है इसका एलिमेंट है या नहीं है? कंफ्यूजन है या नहीं? तो आप चेक कीजिए, 5 जो है ए में बिलोंग करे, उसके लिए क्या कंडीशन है, 5 क्यूब माइनस 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट 5 क्यूब माइनस 1 जो है 0 नहीं होगा, तो 5 जो है किस में नहीं बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रहा, कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। मान लिया किसी एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हो, आपको बोले कि हमको जो है इसमें से एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आएगा, रियल नंबर में तो 1 आएगा, ठीक है। एक तो ओमेगा आता है, एक ओमेगा का स्क्वायर आता है, ये दोनों तो क्या है, ये दोनों हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, और कम्प्लेक्स में भी इमेजिनरी नंबर है, तो ये तो उसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ओमेगा का स्क्वायर इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो ओनली एक ही एलिमेंट है इसके पास, वो कौन है, 1 है। तो बताइए 1 को आपको कहे 1 को निकालें तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और किसी को रखने के लिए बोले तो आप पहले चेक करोगे क्या वह एलिमेंट इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में। तो कहने का मतलब है कि यह क्या है, एक सेट है, ठीक है। चलिए सेट के बारे में समझ गए, उसके बाद नोट पॉइंट। जनरली set is denoted by capital letter। जो सेट है, किसी भी सेट को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ना कि ऐसा यदि हम लिखते हैं 1 2 3, ये तो सेट है, बट इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने क्या किया, स्मॉल लेटर से। तो ये जो है, ये जो नोटेशन है, ये क्या है, गलत है। हम जब भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, सेट के ऑब्जेक्ट को एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमेंट। जैसे कि हम वेक्टर स्पेस में पढ़ेंगे भी, आपको बोला जाएगा जब तक कि हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं, ऑपरेशन जब तक डिफाइन नहीं करते हैं और उसको वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं, तब तक उस भी के एलिमेंट को हम वेक्टर नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भी क्या होता है, एक सेट होता है, समझे। तो वहाँ पे हम बोलेंगे भी इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो उसके एलिमेंट को वेक्टर हम नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जब तक कि हम उसको अदर डेफिनेशन उस पर डिफाइन नहीं कर देते हैं, तब तक हम उस सेट के एलिमेंट को, हम सेट के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स which is denoted by a small letter। सेट के एलिमेंट को जनरली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जनरली इसलिए लगाएं क्योंकि जब हम फैमिली ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे, तो उस सेट में जो आएगा, उस सेट का जो एलिमेंट होगा वो अपने आप में क्या होगा, एक सेट होगा।
तो उसमें जो एलिमेंट होगा वहाँ पे क्या होता है, कैपिटल जो सेट रहता है वो कैपिटल लेटर के फॉर्मेट में होता है, तो उस फैमिली ऑफ सेट का जो एलिमेंट होगा वो कैपिटल लेटर के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इससे यह पता चला कि हमेशा ये चीज़ नहीं कहेंगे, ठीक है, बट जनरली मैंने अप्रॉक्सीमेशन मतलब ये चीज़ मान लीजिए लगभग जो है ये चीज़ बोला जाता है कि सेट के एलिमेंट को हम क्या किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर। एक आध केस ऐसा होता है जिसमें कि उसके एलिमेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, बट लगभग जो है सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 डॉट 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 n प्लस 1, n का सक्सेसिव कौन है, n+1, इस तरह से, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर, इसको i से भी डिनोट करते हैं, बराबर प्लस पहले 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, इस तरह से प्लस -n प्लस -n+1। फिर होल नंबर का सेट, होल नंबर में कौन कौन आएगा, 0 1 2 3 n+1 डॉट डॉट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आएंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट n+1 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इंटीजर प्लस विद 0, ठीक है, यूनियन 0। इसमें कौन कौन सा आएगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 n+1 डॉट डॉट डॉट। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर बराबर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 -n+1 डॉट डॉट। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर विद 0, इसमें कौन कौन से आएंगे, 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट -n+1 डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज x प्लस i y सच दैट x y बिलोंग्स टू रियल। ये क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद q, ये क्या है, p/q सच दैट p बिलोंग्स टू इंटीजर, q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। q का कंप्लीमेंट, ये क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसको क्या बोलेंगे, q के कंप्लीमेंट को सेट ऑफ इरेशनल। चलिए सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दो फॉर्मेट में होता है, ठीक है। एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेकेंड नंबर होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें जो एलिमेंट होता है, ठीक है, विद कॉमास, ठीक है, इसका जो एलिमेंट होता है उसको कॉमास के अंडर में लिखते हैं। जैसे s बराबर a, b, c, डॉट इस तरह से लिखा जाता है, c, d इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और ये यदि इनफाइनाइट सेट है तो या फाइनाइट सेट के
A1 A2 डॉट डॉट AN, इस तरह से लिखा जाएगा कॉमास के अंदर में। सेट बिल्डर फॉर्म को हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा, S बराबर X सच दैट स्टेटमेंट रिलेटेड टू X। ठीक है, आपको वैसे एलिमेंट को कलेक्शन ये जो कहा जाएगा सेट, मान लिया किसी सेट, कोई सेट है हमारा, मान लिया जाए वो किस में है, रोस्टर फॉर्म में, उसको कहा जाएगा कि उसको चेंज कीजिए किस में, सेट बिल्डर फॉर्मेट में। तो आप क्या करोगे, उसको इस तरह से लिखोगे, X सच दैट स्टेटमेंट रिलेटेड टू X। जैसे कि X से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट होगा, कहने का मतलब है कि आपको इस तरह से दिया हो रहा है, उसमें वैसे एलिमेंट का कलेक्शन, वैसे एलिमेंट X का कलेक्शन है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो लिख सकते हो जैसे S बराबर, एग्जाम्पल S बराबर 1 2 3। तो इसको बताइए सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखिए। तो एक तरह से नहीं, हम बहुत तरह से इसका स्टेटमेंट, हम X से रिलेटेड स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। जैसे कि S1 एक हम इस तरह से बनाते हैं, X such that X belongs to natural number and X greater than equal to 1 less than equal to 3। तो हो जाएगा। ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में है और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, स्टेटमेंट ही है ना, जो किसको रिलेट करता है, X को रिलेट करता है। ठीक है, S2 दूसरा देखिए, इसी को हम फिर दूसरे फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, सेट बिल्डर के फॉर्म में है, बट इसका जो रिप्रेजेंटेशन है दूसरे फॉर्म में हम कर रहे हैं। कैसे, X सच दैट X माइनस 1 X माइनस 2 X माइनस 3 बराबर 0। तो हुआ ना। तो इसमें कौन कौन से, इसमें इसका जो सॉल्यूशन है कौन कौन है, 1 है, 2 है और 3 है। तो हुआ कि नहीं, S1 भी किसके इक्वल हुआ, S के इक्वल हुआ। और भी बहुत सारा है जो कि आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। S3 इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, S3 बराबर X सच दैट X स्क्वायर माइनस 1 X माइनस 2 X माइनस 3 बराबर 0 एंड X बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर रियल नंबर में नहीं, क्योंकि X स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो प्लस 1 भी आएगा और माइनस 1 भी आएगा, दोनों क्या है, रियल नंबर है। बट यहाँ पे बोलोगे X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें क्यों कौन छट जाएगा, X स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो X बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, बट माइनस 1 तो नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दोगे, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है, कि किसी भी रोस्टर फॉर्म को आप जो है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में। बट सेट बिल्डर फॉर्म को यदि आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना हो तो आप यूनिक वेज में ही आप क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, सारा एलिमेंट ही आ जाएगा ना। ये तीनों का यदि, ठीक है, ये तीनों जो है रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये किसके इक्वल होगा, रोस्टर फॉर्मेट में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में एक ही आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, 1 2 3 के इक्वल आएगा। तो समझ गए ना, किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं यूनिक वेज में। ठीक है, एक ही तरीका से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट है वो कॉमास के अंदर लिखा जाएगा। अब ये चीज़ जान लीजिए, सेट के एलिमेंट को रीअरेंज कीजिएगा तो वह सेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि वह ऑर्डर्ड सेट तो नहीं होगा ना, दैट इज उसका एलिमेंट का जो पोजीशन है वो फिक्स तो नहीं, उसको आप रीअरेंज कर सकते हो, रीअरेंज करोगे तो भी सेट वही होगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा ये चीज़। तो कहने का मतलब है रोस्टर फॉर्म क्या होगा, यूनिक होगा, और सेट बिल्डर फॉर्म जो होगा वो इनफाइनाइट मेनी वेज। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी तरीके में हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। चलिए,
सेकेंड नंबर में कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। ए नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। There is no any set which is member of itself. That is, there is no any set which is member of itself. ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो कि खुद का मेंबर हो। ये एग्जाम्स है, ठीक है। मान लिया जाए आपके पास बहुत सारे, मान लिया जाए आपके पास कोई, मान लिया जाए बैग है, ठीक है। आप उसी बैग को उसी बैग के अंदर रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, देयर इज नो एनी सेट विच इज मेंबर ऑफ itself, that is A not belongs to A for any set A. This is थर्ड नंबर। हम क्या बताए थे? हम ये बताए थे कि सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। दैट इज ए बिलोंग, इसका मतलब होता है ए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो इसको क्या पढ़ोगे? ए बिलोंग्स टू सेट ए नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको क्या पढ़ोगे? नॉट बिलोंग्स टू, दैट इज ए नॉट बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ नंबर। उसके बाद देयर एग्जिस्ट, इसको क्या पढ़ोगे? देयर एग्जिस्ट। सिक्स नंबर। इसको क्या पढ़ोगे? देयर डजंट एग्जिस्ट, देयर डजंट एग्जिस्ट। इसको क्या पढ़ोगे? फॉर ऑल, ठीक है। चलिए, सेकेंड नंबर में आते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी, किसी सेट का कार्डिनलिटी क्या होता है? द कार्डिनलिटी ऑफ सेट A is defined as number of element present in A, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एंड डिनोटेड बाय इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं। जैसे A बराबर 1 2 3, तो कार्डिनलिटी ऑफ A क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, A बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 1 होगा। माइनस 1 जो होगा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है।
x बराबर +1 या -1। अब इसमें से चूज कीजिए कौन सा नेचुरल नंबर है। -1 तो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 आएगा। देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ a बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ... n+1 ... इन्फिनिटी। इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, तो इसके कार्डिनलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे रियल नंबर में। ठीक है। बट यहाँ पे मान लीजिए आप नहीं जानते हो, ठीक है, कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं, तो आप क्या लिखोगे, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो आप डायरेक्टली लिख दोगे इनफाइनाइट। ठीक है। बट कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर होता है एलिफ नॉट होता है, तो उसके बारे में हम बताएंगे इसमें रियल नंबर्स में। रियल नंबर में क्या होता है कि काउंटेबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें हम कैंटोर साहब के द्वारा जो दिया गया है स्टेटमेंट है उस सब के बारे में जानेंगे, तब हम आपको ये कहेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर क्या होता है। इनफाइनाइट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सारे इन्फिनिटीज के टाइप के बारे में भी हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं जानते, यहाँ पे हम ग्रुप थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो ग्रुप थ्योरी में सिंपली हम सेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्रुप पे आएंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसका जो कार्डिनलिटी होगा ये भी मान लिया जाए आप नहीं जानते हो तो यहाँ पे क्या बोलोगे, सीधे इन्फिनिटी कह दोगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर में z, ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, इसका यदि कार्डिनलिटी बोले तो आप सिंपली क्या कहते हो, जब आप नहीं जान रहे हो तो आप क्या कहोगे, कार्डिनलिटी ऑफ z बराबर इन्फिनिटी। ठीक है। चलिए, अब आते हैं नल सेट के बारे में। नल सेट या एम्प्टी सेट, सेट या वॉइड सेट। वॉइड सेट के बारे में बताएंगे। If there doesn't exist any element, if there doesn't exist any element which belongs to the set, then set is called empty set. That is, A is empty set if there doesn't exist any element A belongs to A। ठीक है। दैट इज, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, इफ कार्डिनलिटी ऑफ A बराबर 0 देन A इज एम्प्टी सेट। क्या एम्प्टी सेट डिफाइंड है या नहीं है? ठीक है। इज एम्प्टी सेट। क्यों? देखिए, एम्प्टी सेट भी वेल डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ यह जो कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइंड है। आपको यदि कह दिया जाए ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू -1, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या दे दिया है, -1, तो सीधी सी बात है कि -1 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। जब -1 नेचुरल नंबर नहीं है तो कहने का मतलब है कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। देयरफॉर ये क्या है, नल सेट है। क्या है?
नल सेट है। दैट इज नल सेट को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से फाई से, ठीक है, नोट करके। नल सेट इज डिनोटेड बाय फाई। आप समझ गए होंगे। देखिए एम्प्टी सेट कैसे, एक और जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया जाए आप किसी स्टेज पे हो, ठीक है, आप उस स्टेज से आप वैसे पर्सन्स को बुला रहे हो स्टेज पे जिनका एज 50 से एबव है, ठीक है, और वहाँ पे जितने भी मौजूद व्यक्ति हैं उनमें से किसी का भी एज 50 से एबव नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो वह जो सेट हुआ वो सेट जो बनेगा कि सेट ऑफ दोज मेंबर, ठीक है, विच आर ऑफ एबव 50, ठीक है। जब 50 से एबव एज के एक भी मेंबर नहीं है तो वह जो सेट बनेगा वो कौन सा सेट बनेगा? एम्प्टी सेट बनेगा। तो इससे ये पता चला एम्प्टी सेट क्या है? वेल डिफाइंड है। देयरफॉर एम्प्टी कलेक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, ठीक है। तो यह सेट कहलाएगा क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नल सेट इज डिनोटेड बाय फाई। चलिए 4th नंबर में आएंगे, सबसेट। The set B is subset of A if every element of B also belongs to A. If every element of B also belong to A, that is, and it is denoted by subset of A. B is subset of A. ये हुआ नोटेशन किसका? सबसेट का। दैट इज बी सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी implies all A belongs to B implies A belongs to A. देन आप कह सकते हो कि B क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। दैट इज बी का सारे एलिमेंट किस में है? ए में है। दैट इज बी का सारा मेंबर किसका मेंबर है? ए का मेंबर है। देयरफॉर बी क्या होगा? सबसेट होगा। तो नोट करके, या एक और इसका अदर स्टेटमेंट जान लो, अदर डेफिनेशन। बी इज सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ देयर डजंट एग्जिस्ट A belongs to, that is आप ये भी कह सकते हो कि there doesn't exist A belongs to कैपिटल A which is ठीक है, इतना ही रहने दो, ठीक है, ये भी सही है। चलिए जैसे एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4। तो ये क्या है? बी जो है सबसेट है ए का, है ना। बी क्या है? सबसेट है किसका? ए का। क्योंकि बी का सारा एलिमेंट जो है, बी में जो कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 और 4 है। ये 3 और 4 जो है ए में भी है। तो बी का सारा मेंबर, बी का जितना भी मेंबर है, सारे मेंबर किस में है? ए में है। तो इसका मतलब है बी क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है?
ए का सबसेट है। नोट करके लिख लो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट सेट ऑफ ए। सेकेंड नंबर, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं? द सबसेट B of A is called proper subset of A. The subset B of A is called proper subset of A if there exists A belongs to A such that A not belongs to B। कहने का मतलब यह हुआ कि एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए A का जो कि B में नहीं है। इट मीन्स B का सारा एलिमेंट A में तो है बट A का सारा एलिमेंट B में नहीं है, तब जाके हम क्या कहेंगे? B को प्रॉपर सबसेट कहेंगे। दैट इज A बराबर 1 2 3, B बराबर 1 2। तो यहाँ पे देखिए B का सारा एलिमेंट किस में है? A में है, तो B जो है सबसेट है A का, बट 3 जो है किस में है? A में है, और 3 जो है B में बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि B सबसेट है A का बट B नॉट इक्वल टू A। दैट इज, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। दैट इज, आप यह कह सकते हैं B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट का रिप्रेजेंटेशन सिंपली ये होता है, ठीक है। ये किसका नोटेशन होता है? प्रॉपर सबसेट का। दैट इज बी का सारा एलिमेंट ए में तो है बट बी जो है ए के इक्वल नहीं है। दैट इज, आप ये भी लिख सकते हो बी सबसेट बट नॉट इक्वल, ठीक है। बी सबसेट है बट इक्वल नहीं है किसका? ए का। देयरफॉर बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आप समझ गए होंगे। चलिए थर्ड नंबर, empty set is subset of every set। जो empty set होते हैं वो क्या होते हैं? सबसेट होते हैं सारे सेट का, ठीक है। ये क्या है? empty set है। और ए क्या है? एनी सेट है, ठीक है। तो जो एम्प्टी सेट जो होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा किसी भी सेट का। क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी एलिमेंट तो है नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ तो नहीं, यहाँ पे ये जो बोलोगे कि एवरी एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट ही नहीं है तो कहने का मतलब है तो ये क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। सबसेट का डेफिनेशन बताए थे कि बी जो होगा ए का सबसेट होगा इफ
फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, दैट इज देयर डजंट एग्जिस्ट x। एक और डेफिनेशन होता है सबसेट का, सबसेट का और डेफिनेशन होता है B इज सबसेट ऑफ ए। इसी सेकंड डेफिनेशन से हम ये प्रूव कर देते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है सारे सेट का। कैसे? B इज सबसेट ऑफ A if and only if there doesn't exist x belongs to B such that x not belongs to A। ऐसा कोई भी मेंबर B का नहीं है जो कि A में नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि B का सारे मेंबर किस में है? A में है। देयरफॉर B क्या होगा? सबसेट होगा। तो ये जो 5 है, ठीक है, 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है। ये क्या है? एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? देयर डजंट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू A। ऐसा कोई भी x है इसमें? नहीं है, क्योंकि ये क्या? एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट है ही नहीं। तो हम यहाँ कहाँ से कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट x? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देयर डजंट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू। ऐसा कोई भी x इसमें नहीं है जो कि A में नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को सबसेट का जो है दूसरे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कर रहा है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट जो होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा फॉर ऑल सेट। ठीक है, ऑल सेट्स A। ठीक है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप समझ गए होंगे। अब आते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है? पहले फैमिली ऑफ सेट समझ लीजिए। फैमिली ऑफ सेट, set of sets is called family of set। फैमिली कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो किसके फॉर्मेट में होंगे? सेट के फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल A बराबर an सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। an हम डिफाइन कर देते हैं -n to n। यहाँ पे देख रहे हो A का एलिमेंट जो है वो किसके फॉर्मेट में है? सेट के फॉर्मेट में है। अब प्रत्येक जो सेट है an, इंडेक्स के बारे में बताएंगे। इंडेक्स सेट क्या होता है, इंडेक्स सेट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी इतना ही जानिए कि फैमिली ऑफ सेट क्या होता है। तो A बराबर कलेक्शन ऑफ an सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर an इक्वल टू ओपन इंटरवल -n to n। तो यहाँ पे an कहने का मतलब क्या हुआ? -n to n। तो इसका जो ये क्या है? ये जो इंटरवल है ये क्या है? सेट के फॉर्मेट में है। किसके फॉर्मेट में है? सेट के फॉर्मेट में। दैट इज कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर्स विच इज ग्रेटर देन -n एंड लेस देन -n। तो ये इंटरवल जो है ये क्या है? सेट है। ठीक है, तो A का जो एलिमेंट है वो किसके फॉर्मेट में? an का फॉर्मेट है। प्रत्येक an किसको डिनोट करता है? सेट को डिनोट करता है। इसका मतलब है कि A क्या है? ये फैमिली ऑफ सेट है। ठीक है, और भी देख सकते हो A बराबर कलेक्शन ऑफ दोज an बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड an इज इन द फॉर्म ऑफ 0,1/n। ठीक है, तो A का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किसको डिनोट करता है? सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना।
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर ए क्या है? फैमिली ऑफ सेट है। क्या है? फैमिली ऑफ सेट। और भी जान लीजिए, ए बराबर ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या आप इस तरह से लिख सकते हो, ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए अल्फा इक्वल टू 0 अल्फा, इस तरह से। तो यह जो सेट है, इस सेट का एलिमेंट वो किसके फॉर्मेट में है? सेट के फॉर्मेट में है। सेट के फॉर्मेट में है। वह सेट उसका जो एलिमेंट है ए अल्फा खुद में क्या है? एक सेट है, क्योंकि ये क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to अल्फा है, तो ये क्या है? खुद में एक सेट है। तो ए का जो मेंबर है वो किसके फॉर्मेट में है? सेट के फॉर्मेट में। देयरफॉर ए क्या है? हमारा फैमिली ऑफ सेट है। देयरफॉर ए क्या है? फैमिली है। क्या? फैमिली ऑफ सेट। तो चलिए अगले क्लास में हम बताएंगे आपको पावर सेट, इन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। पढ़िए अच्छे से। थैंक यू।